7th मैथ्स। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में फर्क होता है। देखो जब हम परमुटेशन की बात करते हैं तो किसी चीज का अरेंजमेंट किसको कहां पर सेट करना है, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। ये क्या कहलाती है? परमुटेशन। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 तरह के मार्कर है, रेड, ब्लू और ब्लैक। रेड, ब्लू और ब्लैक। पहले रेड रखूंगा, फिर ब्लू रखूंगा, फिर ब्लैक रखूंगा, है ना। पहले ब्लैक रखूंगा, फिर रेड रखूंगा, फिर ब्लू रखूंगा। सबसे पहले ब्लू रखूंगा, फिर रेड रखूंगा, फिर ब्लैक रखूंगा। तो अरेंजमेंट है ना, किसको कहां पर सिट करना है, किसको कहां पर सिटिंग करनी है, ठीक है, अरेंज करना है, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। किसी को कहां पर बिठाने की जिम्मेदारी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। ये सारी बातें हमने कर ली परमुटेशन में, है ना। अब बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, किसी चीज को चूज करना, किसी चीज को सेलेक्ट करना, चूज करना, अरेंज नहीं करना। 25 अल्फाबेट में से, सपोज 25 अल्फाबेट में से तुमने 5 अल्फाबेट निकाल लिए, चूज कर लिए। 25 अल्फाबेट में से, पता है ना 26 होते हैं, मैंने 25 की बात करी है। 25 अल्फाबेट में से तुमने 5 अल्फाबेट चूज कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। तो कितने तरीके से सेलेक्ट किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। मेरे पास कितने वेज हैं उन 5 अल्फाबेट को सेलेक्ट करने के लिए। कोई भी कह सकता है यार मैंने ए बी सी डी ई सेलेक्ट कर लिया, वो बोलेगा मैंने बी सी ई एफ और टी सेलेक्ट कर लिया, वो बोलेगा मैंने के पी एम एन ओ सेलेक्ट कर लिया, है ना। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन कितने तरीके हैं टोटल? 25 अल्फाबेट में से 5 अल्फाबेट चूज करने के तरीके हैं, तो कितने हैं? तो ये हैं, देखो 25 में से चूज करने थे, सी का मतलब चूज करना नहीं है, सी का मतलब है कॉम्बिनेशन। 25 में से कॉम्बिनेशन ढूंढना था 5-5 का, समझ में आया? 25 में से कॉम्बिनेशन ढूंढना था 5-5 का। अब मैं कह रहा हूं 25 में से 5 लेटर को अरेंज करना था, 25 में से 5 लेटर को अरेंज करना था एट अ टाइम। तो देखो अरेंज का 25 में से अरेंज करना था 5 लेटर, समझ रहे हो ना। कॉम्बिनेशन तब जब 25 में से सिर्फ 5 चूज करने थे, निकालने थे, अरेंज नहीं करने थे। यहां पर क्या है, 25 में से 5 निकाल करके अरेंज कर दिए एट अ टाइम। 5 लेटर्स यूज एट अ टाइम, है ना। पी का मतलब परमुटेशन, मतलब अरेंज करें। मैंने 5 लेटर्स को निकाल करके उन्हें अरेंज भी करा, लेकिन यहां पर क्या है, 5 लेटर्स को निकाल कर बता दिया, बस ये रे भाई 5, अरेंज नहीं करा। अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है। फॉर्मूला भी अलग है। अब फॉर्मूला भी अलग है। देखो तुम्हें मालूम है परमुटेशन में क्या करते थे, याद होगा तुम्हें, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, है ना, यही तो करते थे। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का और ऊपर वाले का माइनस कर दो। 25 में से 5 गए, कितने बचे? 20। 20 का फैक्टोरियल नीचे, ये करते थे ना। अब कुछ बात अलग है, अब क्या करना है, देखो ऊपर वाले का फिर से फैक्टोरियल, ठीक है। 25 में से 5 माइनस करे 20 का फैक्टोरियल। यहां तक तो बात हो गई पुरानी, जैसा हमने परमुटेशन में करा वैसा ही कॉम्बिनेशन में करा, बात हो गई पुरानी। एक चीज और है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल पहले भी था अब भी है, माइनस करके फैक्टोरियल पहले भी था अब भी है। अब नीचे वाले का भी फैक्टोरियल आएगा, नीचे ही आएगा, नीचे का वाले का भी फैक्टर। ये होता है कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, और ये होता है परमुटेशन का। परमुटेशन का मैंने पहले ही बता दिया, कॉम्बिनेशन का मैंने अब कर दिया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे अगर इसको नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है नोट करने या ना करने में। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए एनसीईआरटी की अब हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 7.4, क्योंकि 7.1, 7.2 और 7.3 में परमुटेशन है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, अरेंजमेंट है, और सब कुछ हमने कर लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे 7.4, और 7.4 के अंदर हमें मिलेगा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन समझ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी के अंदर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी के अंदर भी कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन का यूज आगे जाकर बहुत है। अगर तुम एक टाइम को परमुटेशन नहीं समझते हो और कॉम्बिनेशन समझते हो तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है।
वैसे तो देखो मैं तो यही कहूंगा कि दोनों चीजें आनी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, परमुटेशन की इतनी नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 तो खैर सिंपल है, ये बताया है, देखो इफ NC8 बराबर बता रखा है NC2 के, तो फाइंड करना है NC2 की वैल्यू। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये इक्वल है। अब मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूं, देखो इधर जब भी ऐसा कुछ लिखा हुआ हो ना NCA NCB, बोर्ड पे देखो क्या लिखा हुआ होगा, NCA NCB। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है, ये ऊपर वाला जो N है ना, ये जो ऊपर वाला N होता है, ये N क्या होना चाहिए, सेम। ये ऊपर वाला जो N होता है ये क्या होना चाहिए, सेम। तो मुझे बताओ सेम है ना, दोनों तरफ क्या है, N है, दोनों तरफ क्या है, N है। तो देखो फॉर्मूला कितना आसान है, जब भी NCA होगा या NCB होगा तो N की वैल्यू पता है क्या बन जाती है, दोनों का ये अपोन वाला A और B, A प्लस B। N की वैल्यू क्या बन जाती है, A प्लस B। समझ में आई बात। तब लगा सकते हो ये फॉर्मूला जब जब ऊपर वाली टर्म क्या होती है, सेम होती है। क्या होती है, N N। ठीक है, अब जरा इधर देखो, बताओ क्या ऊपर वाली टर्म सेम है, सेम है। N की वैल्यू क्या ये बन सकती है 8 प्लस 2, बिल्कुल बिना कुछ बताए सीधा बना दो, N की वैल्यू आ गई 10। तुम सोच रहे होंगे मैंने N की वैल्यू क्यों निकाली, पूछा तो ये था भाई, जरा गौर करो, ये तो हम तभी निकाल पाएंगे ना जब N की वैल्यू होगी हमारे पास। अब जरा बोर्ड पे देखो, NC2 पूछा था, N की वैल्यू कितनी निकाली है, 10। देखो 10C2 पूछ लिया, अब है ना, मैंने N की जगह क्या डाल दिया, जो वैल्यू निकाली थी, बताओ N की वैल्यू क्या निकाली थी, 10, तो N की जगह क्या डाल दिया, 10। तो क्या फाइंड आउट करना है, 10C2। अब देखो फॉर्मूला भी अभी मैंने बनाना सिखाया था, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 10 में से 2 गए, माइनस का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल। देखो बोर्ड पे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल 10 का फैक्टोरियल, 10 में से 2 गए, 8 का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब तुम्हें फैक्टोरियल खोलना आता है, बोर्ड पे देखो 10 का मल्टीप्लाई 9 तक, फिर 8 तक। मैं 8 से आगे नहीं बढ़ रहा, मैंने 8 से आगे का फैक्टोरियल सॉल्व नहीं करा। तो मैं मालूम है ना, हम कहीं पर भी फैक्टोरियल रोक सकते हैं। मैं चाहता तो मैं 9 पर भी रोक देता, मैं चाहता तो 6 पर जाकर रोकता, लेकिन मैंने 8 पर रोका। 8 पर क्यों रोका अभी समझ में आ जाएगा। देखो नीचे उतार दो, नीचे चल रहा है 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल मत खोलो, 2 का खोल दो, 2 इंटू 1। समझ रहे हो ना, देखो नीचे 8 का फैक्टोरियल, ऊपर भी 8 का फैक्टोरियल, इसलिए रोक दिया था मैंने ऊपर वाला फैक्टोरियल। ऊपर वाला फैक्टोरियल मैंने 8 पर इसलिए रोका था क्योंकि देखो अब ऊपर भी 8 का फैक्टोरियल और नीचे भी 8 का फैक्टोरियल, और ये आपस में कट जाएगा, है ना, काट दो इसे। 8 से तो ये 8 गया फैक्टोरियल वाला, 2 से ये 10 गया 5 पे, 9 5 जा 45, तो इसकी वैल्यू आएगी 45। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी भी है, लेकिन ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो देखो 2NC डिटरमाइन n की वैल्यू पूछी है ना, n की वैल्यू पूछी है। डिटरमाइन n इफ, फर्स्ट पार्ट है भाई 2NC3 रेशियो NC3 इक्वल टू है 12:1। तो देखो पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट को बाद में देखेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट को बाद में कर लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो पहले तो मैं तुम्हें रेशियो को बदलवा देता हूं ना। रेशियो का मतलब क्या होता है, देखो बोर्ड पे अगर 2:1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही तो होता है 2/1। अगर 2:3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है 2/3, है ना। तो एक काम करता हूं, पहले मैं इनको अपोन में कर लेता हूं। देखो इधर ये इस 2 इसको अपोन में कर लो, 2NC3 अपोन में NC3। इधर भी 12:1 है, इसको भी अपोन में कर लो, 12/1। बताओ इस तरह से कर सकते हैं ना,
बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा फैक्टोरियल खोलते हैं। देखो ऊपर, यहां पर भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, यहां पर भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, ऊपर भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है और नीचे भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है ये बात मैंने तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझा दी है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ऊपर वाले में मैं लगा रहा हूं, देखो इधर ऊपर वाले का फैक्टोरियल 2n। देखो स्पेस कम है, इस 12:1 को मैं यहां से हटा करके यहीं पे लिख रहा हूँ गलत स्टेप। तुम ऐसा मत करना, तुम इसके नीचे लिखना। देखो बोर्ड पे तुम नीचे लिखना है, यहाँ पर जो स्टेप में इधर लिखने वाला हूं ना वो स्टेप तुम यहाँ पर लिखना। यहाँ पर पूरा आ नहीं पाता इसलिए मैं इंप्लाइज दैट का साइन लगाकर यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल है ना, 2n में से माइनस करा 3, यही तो करते थे। बताओ ऊपर वाले का फैक्टोरियल आता है 2n, फिर 2n में से 3 माइनस करेंगे उसका फैक्टोरियल। अब नीचे वाले का फैक्टोरियल देखो, 3 का फैक्टोरियल क्या होएगा 3, याद है ना भाई फॉर्मूला। बताओ बन गया ना ऊपर वाले का सॉल्यूशन। मुझे बताओ ऊपर वाले में क्या तुमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ढंग से लगा दिया। देखो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 2n का फैक्टोरियल, ठीक है, फिर 2n में से 3 माइनस करा, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल। अब लगाएंगे नीचे। देखो अब जरा नीचे क्या है n, n का फैक्टोरियल, ठीक है, n में से 3 माइनस करा, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। बताओ यही तो आएगा। फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल। बताओ क्या बात समझ में आई या नहीं आई। ऊपर भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया और नीचे भी कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया। क्या फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ गया। और ध्यान रखना इधर क्या चल रहा है, वही 12/1 जो मैंने इधर से रब कर दिया था ना वो यहां पर सामने लिख दिया। तुम तो खैर नीचे उतार ही रहे हो, ठीक है। तो देखो अब थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, लेंथ ही जाता है थोड़ा सा क्वेश्चन, लेकिन हाँ सिंप्लीफिकेशन है बस, और कुछ नहीं है, आसान है। थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैं तुमसे एक चीज पूछूंगा। देखो यहां पर भी अपोन में फैक्टोरियल 3 है और यहां पर भी अपोन में फैक्टोरियल 3 है, दिखाई दे रहा है ना, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3। काटो, ऐसे हम काट सकते हैं। ऊपर बचा 2n, उसके अपोन में बचा 2n माइनस 3, पूरे के अपोन में बचा फैक्टोरियल n, उसके अपोन में बचा n माइनस 3। बात समझ में आई। देखो मैंने करा क्या, मैंने फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 काट दिया। ऊपर से देखो 2n बचा ना, ये रहा 2n, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। अब इस वाले पार्ट को कर रहा हूं मैं रब। देखो उधर वही चल रहा है 12/1, उधर क्या चेंज करना भाई, उधर तो 12/1 चले आ रहा है कब से। तो 12/1 की क्या टेंशन, 12/1 की क्या टेंशन, वो तो ऐसे ही चले जा रहा है। देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी इस तरह से कोई फ्रैक्शन अपोन में होता है ना, देखो फैक्टोरियल n अपोन में फैक्टोरियल n माइनस 3 है ना, फैक्टोरियल n अपोन में फैक्टोरियल n माइनस 3 ये फ्रैक्शन है ना। जब भी अपोन में कोई फ्रैक्शन होता है तो वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल। वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो देखो मैं इसी स्टेप में कर रहा हूं, मैंने क्या, देखो चलो मैं अगले स्टेप लिख ही देता हूं। देखो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा 2n, ये भी ऐसे ही रहेगा 2n माइनस 3, लेकिन ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। n अपोन में n माइनस 3 बन जाएगा, n माइनस 3 अपोन में n। समझ में आई बात की मैं क्या कह रहा था। देखो मुझे बताओ n अपोन में n माइनस 3 था, मैंने क्या कर दिया n माइनस 3 अपोन में n। जब भी कोई फ्रैक्शन अपोन में होता है, किसी भी टर्म के अंदर जब भी कोई फ्रैक्शन अपोन में होता है तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, रेसिप्रोकल बन जाता है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा हो जाता है, जो नीचे था वो ऊपर चला गया और जो ऊपर था वो नीचे चला गया। अब सॉल्व करते हैं। देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो इधर, बहुत ही सिंपल सी बात पूछने वाला हूं, बस ये है कि टाइम इसलिए लगाऊंगा क्योंकि अगर ध्यान से समझ लिया तो आसान लगेगा और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही कर दी तो समझ में नहीं आने वाला। देखो
10 होता था ना, तुम कैसे खोलते थे? 10, फिर एक कम करते थे 9 करते थे ना, फिर एक कम करते थे 8, फिर एक कम करते थे 7, और कभी कभी 7 पे रोक दिया करते थे। बताओ ऐसा करते थे ना? मुझे बताओ हर बार डिजिट में से क्या करते थे हम? एक कम करते थे। मेरी बात को ध्यान से सुनो, इतनी सिंपल बात नहीं है। पहले 10 लिखा, फिर एक कम कर दिया 9, फिर और एक कम कर दिया 8, फिर और एक कम कर दिया 7। समझ में आई ना बात? अब मुझे बताओ अगर n लिखा हुआ है तो क्या करोगे भाई? n लिखा हुआ है तो क्या करोगे? देखो n, समझ में आए? फिर एक कम कर दो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहले n लिखा, फिर एक कम कर दो n-1, समझ में आई बात? फिर एक कम कर दो n-2। मुझे बताओ -2 ही आएगा ना? क्यों? देखो n-1 में -1 करा माइनस, फिर एक कम कर दो n-3, फिर एक कम कर दो n-4। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अगर मैं तुमसे कहता हूं कि n-4 पे ही रोकना है तो यहीं पर क्या लगा दो? फैक्टोरियल। बताओ जिस पर रोकना होता है वहीं पर क्या आ जाता है? फैक्टोरियल आ जाता है। वहीं पर क्या आ जाता है? एंड में आते आते फैक्टोरियल। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा एक और देखो, अगर लिखा हुआ है 2n फैक्टोरियल, फिर से मुझे बताओ 2n, ठीक है, फिर एक कम कर दो 2n-1, फिर एक कम कर दो 2n-2, फिर एक कम कर दो 2n-3। यहीं पे फैक्टोरियल रोकना है, रोक दो। बात समझ में आई या नहीं आई? आ रही है ना? हर बार तुम्हें क्या करना होता है? कम करना होता है। भाई डिजिट में तो समझ में आता है 10, 9, 8, 7, लेकिन क्या अब तुम्हें नंबर में भी समझ में आता है? अब तुम्हें नंबर में भी आ गया होगा। समझ में आ रही है ना बात की कैसे कम करते हैं हम, कैसे फैक्टोरियल को खोलते हैं? अब तुम सोचोगे मैंने बीच में ये क्या चीज करा दी अजीब सी, है ना? तो देखो उस चीज की जरूरत इसके अंदर पड़ेगी इसलिए तो कराई है। अब देखो, बताओ मैं 2n का फैक्टोरियल खोल रहा हूं, पर देखो कैसे खोलूंगा। देखो अब ये भी सिखाया था, 2n आ गया, एक कम कर दो 2n-1, ठीक है, एक और कम कर दो 2n-2, फिर एक और। तुम सोचोगे भैया कितना कम करें, कितना कम करें? टेंशन मत लो, करो तो सही। देखो 2n लिखा, फिर एक कम करा 2n-1, फिर एक कम करा 2n-2, फिर एक और कम कर दो, बस यहीं पे रोक दो। तुम सोच रहे होंगे मैंने यहीं पे क्यों रोका? भाई क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया, कमाल का क्वेश्चन है कि मैंने यहीं पर क्यों रोका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने यहीं पर क्यों रोका। मुझे बताओ अगर मैं ऊपर 2n-3 तक रोक दूं और अपोन में क्या चल रहा है? 2n-3, तो क्या कटेगा या नहीं कटेगा? बिल्कुल। देखो 2n-3 का फैक्टोरियल ऊपर, 2n-3 का फैक्टोरियल नीचे, कटेगा तो क्या मैं 4 तक लेकर जाऊं? नहीं, 4 तक ले जाकर क्या फायदा मिलेगा? कटना तो यही है। क्या मैं 2 तक ही छोड़ू? नहीं, 2 तक ले जाने का क्या फायदा? अभी तो कटा ही नहीं है ना, तो यहीं पे ले जाके छोड़ दो। बात समझ में आ रही है ना? अब जरा आगे का पार्ट देखो, अभी तो और बचा है ना। देखो यहां पर तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, स्पेस ही बहुत कम है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूं, और जो है मैं इस चीज को ना एक काम करता हूं। देखो ये जो चीज सॉल्यूशन मुझे करनी है यहां पर, चलो मैं लिख ही देता हूं। मैं इस पार्ट को रफ करके इस साइड लिख रहा हूं क्योंकि उधर स्पेस कम है। समझ जाना मैंने ऐसा क्यों करा है ना, यहां से लिख रहा हूं, समझ रहे हो ना? जो कैलकुलेशन मैंने अब ये भी यहां पर करी थी ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रफ करके दोबारा लिख रहा हूं, ठीक है। देखो 2n क्या था? 2n एक कम 2n-1, फिर एक कम 2n-2, फिर एक कम 2n-3। यहीं पे रोक दिया था ना भाई मैंने? बिल्कुल। क्यों रोका था? ताकि नीचे वाले से, बोलो बोलो, 2n-3 से कट जाए, बोला करो। देखो अब ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ दो, नीचे वाले का खोलेंगे। हमेशा वहीं पर खोलते हैं जहां पर सिंगल टर्म होती है। देखो यहां पर दो दो टर्म है, यहां पर खोलने से कोई फायदा नहीं है।
यहाँ पर दो दो टर्म थी, यहाँ पर भी नहीं खोला था मैंने, ऊपर वाला खोला था, यहाँ पर नीचे वाला खोलूंगा क्योंकि नीचे सिंगल टर्म है। फिर से खोलते हैं, देखो बताओ n का फैक्टोरियल है ना, एक कम कर दो n-1, फिर एक कम कर दो n-2, फिर एक कम कर दो n-3। बताओ रोक दूं क्या? बिल्कुल रोक दो। रोक दिया। बताओ क्यों रोका? जल्दी बताओ। नहीं बोलोगे? बोला करो क्यों रोका n-3 तक? n-3 तक इसलिए रोका ताकि ये फैक्टोरियल और वो फैक्टोरियल सेट हो जाए आपस में, है ना। हाँ, इक्वल टू में वही चल रहा है, 12/1 दिखाई दे रहा है ना भाई यहां तक। देखो अगर उधर की रेशियो इक्वल टू में दिखाई नहीं दी है तो कोई बात नहीं, जो ऊपर चल रही थी ना 12/1 वही लिखा है। अब काट पीट मचा दो। देखो ये धर गया, ये धर गया, जो बचा है वो लिख लो। देखो ऊपर से देखो, एक चीज और ध्यान करो, चलो बाद में बताता हूं, पहले लिख लो 2n बचा, 2n-1 बचा, 2n-2 बचा, है ना। अब मुझे बताओ अपोन में क्या क्या बचा? देखो इसके अपोन में तो कुछ नहीं बचा, यहां पर बचा है। तो देखो क्या क्या बचा, n बचा, n-1 बचा, n-2 बचा। तुम सोच रहे होंगे मैंने दोनों के अपोन के मर्ज कर दिए। बिल्कुल कर सकते हैं। मुझे बताओ उसके अपोन की टर्म इसके अपोन में नहीं लिख सकते? सारा का सारा क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई चल रहा है, सारा का सारा मल्टीप्लाई चल रहा है। इसके अपोन में उसका और उसके अपोन में इसका लिख सकते हैं। उसका ऊपर वाला कट गया, इसका नीचे वाला कट गया, तो दोनों ने आपस में मिला लिया काम। दोनों ने आपस में क्या कर लिया? हिसाब किताब पूरा कर लिया। देखो अब जरा, अब तुमसे मैं बिल्कुल बच्चों वाली बात पूछूंगा। बिल्कुल मुझे बताओ 2n-2 में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है ना। मुझे बताओ 2n-2 में से क्या 2 कॉमन नहीं आ रहा? देखो कोई दिक्कत ना हो तो मैं चलो अगले स्टेप में लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग निराले हो, पता चले समझ में ना आया तुम्हें। देखो दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, बताओ यही बचेगा ना भाई, कॉमन लेना आता है ना। 2n में से क्या ले लिया? 2, यहां से भी 2 कॉमन ले लिया, -1। अब अपोन में बताओ, अपोन में तो वही चल रहा है, अपोन में कुछ नहीं कॉमन लिया। इक्वल टू में क्या चल रहा है भाई? 12/1। बात समझ में आ रही है ना भाई? जिसने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया, मैं ये समझता हूं उसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत ही अच्छी है। देखो मैंने कॉमन इसलिए लिया है ताकि तुम्हें कुछ चीजें कटती हुई दिखाई दे। बोर्ड पे देखो, इधर नीचे भी n मल्टीप्लाई में, ऊपर भी n मल्टीप्लाई में काटो। देखो इधर बोर्ड पे नीचे भी n-1 मल्टीप्लाई में, ऊपर भी n-1 मल्टीप्लाई में काटो। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने 2 कॉमन इसलिए लिया था ताकि n-1 बन जाए और वो n-1 नीचे वाले से कट जाए। तो गौर करो, नीचे भी n था, ऊपर भी n था, कट गया। नीचे भी n-1 था, ऊपर भी n-1 था, ये भी कट गया। अब क्या क्या बचा? देखो ये 2 और वो 2, 2 2 जा 4 कर दूं क्या? भाई 2 2 जा 4 नहीं कर सकता क्या मैं? सारा कुछ क्या चल रहा है? मल्टीप्लाई में चल रहा है। तो 2 2 जा कितने हो जाएंगे? 4। एक तो बचा ऊपर से 4 और एक ये बचा। अब अपोन में देखो ये कट गया, अपोन में ये बचा n-2 इक्वल टू में 12/1। बात समझ में आई ना? क्या ये तुम्हें बात समझ में आई? अब 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो। देखो 4 की 2 से 8n, 4 की 1 से 4, समझ रहे हो? n अपोन में 2 अपोन में 12 अपोन में 1। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? अब क्या करने वाला हूं भाई मैं? क्रॉस। अब क्या करने वाला हूं? इनकी आपस में क्रॉसिंग कर दो। फिर सोचना कैसा, देखो क्रॉसिंग बोर्ड पे इसकी 8n-4 की 1 से सेम ही आएगा भाई। 1 से करने पर क्या आता है? सेम। देखो 8n-4 की 1 से करेंगे, सेम आ गया। और n-2 की 12 से, तो देखो करो मत, बाद में कर देंगे, पहले लिख दो बस। देखो क्या मैंने मल्टीप्लाई कर दी? नहीं, सिर्फ लिखा है। देखो 8n-4 12 के अंदर 12n, 12 की 2 से 24। समझ में आ रही है ना बात? अब देखो क्या क्या रह गया, माइनस का 24 इधर ले आओ, 24 प्लस का हो गया, 8n उधर ले जाओ, प्लस का 8n उधर ले जाओ, माइनस का हो गया। बताओ 24 में से 4 गए 20, 12 में से 8n गए 4n, कितने पर जा रहा है? 4 पंजे 20।
n की वैल्यू आ गई है हमारे पास 5। बिल्कुल सही भाई, मेरे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी है, तो तुम्हारी n की वैल्यू बहुत ही बढ़िया बन रही है। तो देखो इसके सेकंड पार्ट पर डाल लो HW, बिल्कुल सेम टू सेम इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न, ठीक है, थोड़ा सा भी फर्क नहीं है। अगर ईमानदारी से इसे घर पर करते हो तो तुम अच्छे से इसका सॉल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। हो सकता है मेरे हिसाब से तुम लोग ये कर सकते हो। इसका एक पार्ट तुम घर पर भाई जरूर करके देखना, अगर होता नहीं है तो मुझसे जरूर पूछना, मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। पहले तो बच्चों को यही बता दूं कि कोड क्या होता है ना, कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता। दिक्कत है कि सबको पता होना चाहिए। देखो, कोई सर्कल के अंदर किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ करना, सर्कल के अंदर किसी भी तरह की लाइन ड्रॉ करना, दैट इज नोन एज कोड। यही क्या कहलाती है? कोड। मैंने एक कोड बना दी, क्या एक ही बना सकते हो? नहीं, बनाओ भाई, ये बनाओ, तुम्हारे पास और समय और बनाओ, मेरा क्या जा रहा है, बनाते जाओ, है ना। ये जितनी भी चीजें होती है सर्कल के अंदर वाली, जितनी भी लाइनिंग होती है, ये सारी की सारी लाइनिंग क्या कहलाती है? कोड। और वो कोड जो सेंटर से पास होती है वाली कोड कहलाती है डायमीटर। खैर इतना डीप में मत जाओ, सर्कल की प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ रहे, कोड के बारे में जानना था। चलो खैर, मुद्दे की बात यह है कि एक कोड कितने पॉइंट से बनाई जाती है। देखो बोर्ड पे एक सर्कल है, मैंने एक पॉइंट लिया ये और एक पॉइंट लिया ये, ज्वाइन कर दिया, बन गई कोड। सर्कल पर दो पॉइंटों से क्या बनती है? कोड बनती है। दो पॉइंटों से, इंपॉर्टेंट बात है, दो पॉइंट। कोड बनाने के लिए कितने पॉइंटों की जरूरत पड़ती है? दो पॉइंटों की जरूरत पड़ती है। क्या तीन पॉइंटों से कोड बनती है? नहीं, तीन की क्या जरूरत है भाई? एक पॉइंट दूसरा पॉइंट चिपका दो, बन गई कोड। एक पॉइंट दूसरा पॉइंट चिपका दो, बन गई कोड। दो पॉइंट चाहिए, लेकिन पॉइंट कितने हैं मेरे पास? 21 पॉइंट है। देखो क्वेश्चन में, हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। एक सर्कल पर 21 पॉइंट है, तो बताइए कितनी कोड्स बनाई जा सकती है। तो 21 पॉइंटों में से कितने पॉइंट चूज करने हैं बस मुझे, जल्दी बताओ, कितने पॉइंट चूज करने? दो पॉइंट या तीन पॉइंट? दो पॉइंट। देखो बोर्ड पे 21 पॉइंट थे तुम्हारे पास, टोटल कितने पॉइंट चूज करने? दो पॉइंट। हो गया काम, आंसर तो हो चुका है। 21 पॉइंट में से दो पॉइंट चूज करने एट अ टाइम। दो ही क्यों चूज करने भाई? एक कोड को बनाने के लिए क्या एक ही पॉइंट चाहिए होता है? नहीं, इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिलाओगे तभी तो बनेगी कोड। तो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिलाना पड़ता है, तब बनती है कोड। मतलब दो पॉइंट चाहिए बस, ना तो दो से ज्यादा ना ही दो से कम। तो 21 में से चूज करने दो एट अ टाइम। बात समझ में आ रही है ना? अब देखो, इतने लिखने पर 3 नंबर नहीं मिलने वाले, कॉम्बिनेशन में ही वही बात लागू होती है जो मैं परमुटेशन में बोलता हूं, स्टेटमेंट, ठीक है। इतने में तुम्हें 1 नंबर भी ना मिले, हो सकता है ना। 21C2। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? हमारे पास 25 पॉइंट है सर्कल पर, अभी तो उसने मुझे 21 पॉइंट दिए हैं। सर्कल पर वो क्या था? 25 पॉइंट है, तो बताइए कितनी कोड बनाई जा सकती है। तो बताओ, तब भी तो दो ही चूज करोगे, लेकिन कितने में से? 25 में से। समझ रहे हो ना कि क्वेश्चन हमें कैसे बदलेगा, है ना। तो फिगर की जरूरत नहीं है, फिगर तो समझाने के लिए बनाई थी। अब लिखो स्टेटमेंट, लिखो इसका आंसर प्रॉपर। अब लिखो, वी हैव टोटल पॉइंट्स ऑन अ सर्कल 21। लिखो, बट टू ड्रॉ a code we required only 2 points at a time, है ना। अब देखो, इसकी हिंदी में बता देता हूं। हमारे पास टोटल पॉइंट सर्कल पर 21 हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ती है एक कोड बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ दो पॉइंटों की एट अ टाइम। तो लिखो, देयरफॉर 21C2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किस में से तुम्हें कितने पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ेंगे? दो। कर दो, बताओ कैसे बनता है भाई, फॉर्मूला बना दो। देखो, ऊपर वाले का फैक्टोरियल,
यही तो होता है ना, ऊपर वाले का फैक्टोरियल। माइनस करो, 21 में से 2 गए 19, 21 में से 2 गए 19, 19 का फैक्टोरियल। फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल 2 का क्या होता है भाई, फैक्टोरियल 2। यही तो होता है फॉर्मूला भाई, ऊपर वाले का फैक्टोरियल माइनस करके फैक्टोरियल और फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल। अब सॉल्व कर दो, बताओ 21 की कैलकुलेशन करो, देखो 21 फिर 20 फिर 19। मुझे बताओ 19 पे रुक जाऊं ना, तुम पूछोगे क्यों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन भाई। 19 पर क्यों रुक गया, किसी को तो पता चल गया होगा क्यों रुक गया। क्वेश्चन ये जिसको नहीं पता चला, तो देखो 19 पर मैंने फैक्टोरियल, मैं भी जानता हूं ये आना चाहिए था, 21 20 19 18 17 16 15 ऐसे करते हुए, है ना, 1 तक जाना चाहिए था, लेकिन मैंने 19 पर इसलिए रुका क्योंकि देखो 19 का फैक्टोरियल ऊपर भी बन गया और 19 का फैक्टोरियल नीचे भी बन गया, और जब ऊपर भी फैक्टोरियल सेम है और नीचे भी फैक्टोरियल सेम है तो क्यों मेहनत करो, क्यों खामे का 1 तक जाओ, इतने मेहनती मत बनो, इतनी मेहनती बनने पर मार्क्स कट जाएंगे। काटो इसे, 19 से 19 गया, ठीक है, और क्या क्या जा रहा है भाई, 2 की ये 20 से गए 10 पे, ठीक है, कितना बचा भाई, 21 की 10 से कर दो 210। कितनी कोड बनाई जा सकती है भाई, 210 कोड बनाई जा सकती है 21 पॉइंटों से। यकीन नहीं आ रहा तो बना कर देख लो। 210 से 209 कोड नहीं बनाई जा सकती, 210 से 211 नहीं बन सकती, 210 निकली हैं तो 210 ही बनेंगी। घर पर जाकर एक बड़ा सा सर्कल लो और उस पर 21 पॉइंट मार्क करो, फिर बनाकर देखो। मजाल की जो तुम्हारी एक भी कोड ज्यादा आ जाए, दावा करता हूं मैं, ये मैथ से मजाक नहीं हो रहा है, सीरियस बात है यहाँ पर। 210 से एक भी ज्यादा कोड नहीं आने वाली और 210 से एक भी कम कोड नहीं आने वाली, ठीक है, कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही रिजल्ट बताता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, वो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? तो देखो एक टीम बनानी है, 3 लड़के और 3 लड़कियों की, बोर्ड पे देखो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स की एक टीम बनानी है। क्या बनानी है, एक टीम बनानी है। बी सेलेक्टेड फ्रॉम, कितने लड़कों में से सेलेक्ट करने के लिए मेरे पास 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, है ना, मेरे पास 5 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, जिनमें से मुझे 3 लड़के और 3 लड़कियां सेलेक्ट करके क्या बनानी है, एक टीम बनानी है। कोई बात नहीं, बना देंगे। 5 लड़कों और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियां सेलेक्ट करने, बोर्ड पे देखो 5 लड़के में से 3 लड़के सेलेक्ट करने 5C3, देखो बोर्ड पे 5 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने थे, सेलेक्ट, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन, ठीक है। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट मतलब कॉम्बिनेशन। आंसर तो आ गया, बन गया आंसर, सोल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। टीम बन गई, 3 लड़के 3 लड़कियों की टीम बन गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो तुम्हारे पास टोटल लड़के कितने, 5, उन 5 लड़कों में से कितने लड़के सेलेक्ट करने, 3, 5C3। तुम्हारे पास टोटल लड़कियां कितनी है, 4, 4 लड़कियों में से कितनी लड़कियां सेलेक्ट करनी है, 3, 4C3, बन गई टीम। लेकिन क्या इस पे मार्क्स मिलेंगे, नहीं, लिखो तो इतना कुछ हटाओ, अब लिखो, लिखो वी हैव 5 boys, लिखो वी कैन select 3 boys out of 5 boys, 5C3, समझ रहे हो ना, 5 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करने के इतने तरीके हैं मेरे पास, 5C3 प्रॉपर दिख रहा है ना। अब लिखो वी हैव 4 गर्ल्स, है ना, 4 लड़कियां हैं भाई, तुम्हारे पास कितनी लड़कियां हैं भाई, 4 लड़कियां हैं, कोई बात नहीं कर लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लिखो वी हैव 4 गर्ल्स, अब लिखो
वी कैन सेलेक्ट 3 गर्ल्स, है ना, लड़कियां भी तो 3 ही करनी थी। 3 गर्ल्स आउट ऑफ कितने में से, 4 लड़कियों में से। लिखो आउट ऑफ 4 गर्ल्स 4C3, है ना, 4 में से ही तो करोगे। देखो जो टोटल आता है वो आता है ऊपर, और जितने सेलेक्ट करने होते हैं वो आते हैं नीचे एट अ टाइम, है ना। अब लिखो देयरफॉर, लिखो देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशंस, टोटल कॉम्बिनेशन, यहां पर भी वही लगती है एफपीसी। टोटल का मतलब ये नहीं है ऐड कर दो, यहां पर भी टोटल का मतलब मल्टीप्लाई है। तो देखो 5C3 4C3, कर दो सॉल्व इसका कॉम्बिनेशन भाई। देखो कॉम्बिनेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए बस। तो देखो 5C3 ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए, 2 का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल 3 का, समझ रहे हो ना। अब उधर देखो ऊपर वाले का फैक्टोरियल 4, 4 में से 3 गए, 1 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, है ना। अब खोल दो सबके फैक्टोरियल, देखो 5 का खोल दो, 5 4 3, 3 पर रुक गया मैं, 3 का नीचे भी छोड़ देना, क्यों छोड़ा है भी पता चल जाएगा। ऊपर भी खोल दो 4 3, 3 पर फिर रुक गया। तुम समझ गए होंगे मैंने दोनों तरफ ऊपर 3 का फैक्टोरियल क्यों छोड़ दिया, ताकि वो 3 का फैक्टोरियल नीचे वाले से कट जाए। देखो ऊपर भी फैक्टोरियल 3, नीचे भी 3, काट दो। ऊपर भी फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 3, काट दो। ऊपर बचा देखो मल्टीप्लाई कर लो या फिर पहले सोल्व कर दे। देखो 5 2 जा 2 2 जा 4 और 5 2 जा 10, यहां से देखो 4 बचा 40। मतलब 3 लड़के 3 लड़कियों का अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 40। मतलब 40 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे जिनके अंदर हम अलग अलग तरीके से 3 लड़के और 3 लड़कियों को सेलेक्ट कर पाएंगे। कितनी बड़ी बात है ना, ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। कितनी बॉल्स सेलेक्ट करनी है, 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड, मेरे पास 6 रेड हैं, 5 वाइट, 5 बॉल वाइट है, 5 ब्लू और 5 है ब्लू, 6 लाल, 5 सफेद, 5 ब्लू। इनमें से कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 9। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, 3 बॉल हर एक कलर की होनी चाहिए। बोर्ड पे देखो लाल कलर की भी कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 3। व्हाइट कलर की भी कितनी सेलेक्ट करनी है, 3। ब्लू कलर की भी कितनी सेलेक्ट करनी है, 3। समझ में आ रही है ना बात। 9 बॉल सेलेक्ट करनी थी और हर सिलेक्शन से कम 3 बॉल हर एक कलर की होनी चाहिए। देखो लिखा हुआ है इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। ईच कलर मतलब लाल की भी 3 होनी चाहिए, व्हाइट की भी 3 होनी चाहिए, ब्लू की भी 3 होनी चाहिए। बन गई ना 9 बोले, देखो निकल गई ना 9 बोल। तो कैसे करनी है, देखो बोर्ड पे 6 लाल में से 3 को सेलेक्ट करने का तरीका 6C3, है ना। 6 में से 3 चूज करनी है, सेलेक्ट करनी है, तो ये तो बनेगा 6C3। 5 में से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 5C3। 5 में से फिर से 3 सेलेक्ट करने का तरीका 5C3। कर देंगे मल्टीप्लाई इनकी आपस में, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन इस तरह से आंसर में हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलने वाले, अब मिलेंगे पूरे मार्क्स जब हम प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखेंगे। लिखो वी हैव 6 रेड बॉल्स। लिखो वी कैन सेलेक्ट 3 रेड आउट ऑफ 6 रेड, 6C3। समझ में आ रही है ना बात। 6 में से 3 मैं निकालूंगा इस तरह से। अब लिखो वी हैव
5 white balls. लिखो we can select 3 white out of 5 white. 5C3. अब तीसरी भी बची ब्लू है ना, ब्लू, ये भी 5 ही है, तो लिखो सेम स्टेटमेंट आएगी, वी हैव 5 ब्लू बॉल्स. कितनी बॉल्स है मेरे पास? 5 ब्लू बॉल्स हैं, है ना. और उन 5 में से कितनी सेलेक्ट करनी है? उनमें से भी 3 सेलेक्ट करनी है, तो लिखो वी कैन select 3 blue out of 5 blue. 5C3. बताओ ये तो बनेगा ना, 5 में से 3 सेलेक्ट करना, ऐसी तो बनेगा. अब हम लगाएंगे टोटल कॉम्बिनेशन. बताओ एफपीसी के हिसाब से तीनों में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई. लिखो देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशन 6C3, 5C3 और 5C3. सबके कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले लगा के आंसर जरूर मैच कर लेना, ठीक है. और मैं तो यही कहता हूं कि अभी के अभी वीडियो पोस्ट करके अभी सॉल्व कर लो इसको, ठीक है. तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला खुद से लगाकर देखना और आंसर निकालना. और आंसर अगर मैच नहीं होता है तो मुझे बताना, वैसे मैच हो जाएगा अगर सही करोगे तो. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. कितने कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है? 5 कार्ड का. आउट ऑफ अ डेक 52 कार्ड्स. कितने कार्ड्स है मेरे पास? 52 कार्ड्स है भाई मेरे पास. क्या सबके पास कितने होते हैं? 52 ही तो होते हैं, याद है ना भाई. याद है प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स होते थे, फेस कार्ड जो है ना, जैक कार्ड, किंग, क्वीन, स्पेड, डायमंड, हर्ट, क्लब. ये बातें याद है? याद करो कुछ प्रोबेबिलिटी की बातें 10th क्लास में. ऐसा तो है नहीं कि तुमने नहीं सुना होगा. ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि तुम्हें कार्ड के बारे में नॉलेज नहीं है. वो बात अलग है, जब मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा चैप्टर 15 तो मैं तुम्हें प्रॉपर तरीके से एक बार फिर बताऊंगा 16 के अंदर कि क्या होते हैं कार्ड्स. लेकिन अभी इतनी तो बात याद होनी चाहिए कि कार्ड 52 होते थे, है ना. बस मुझे इतनी सी बात बताओ कि 52 कार्ड्स होते थे ना, बस बहुत बड़ी बात है. तो मैं ये बात मालूम है, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है. खैर अब जरा क्वेश्चन पर वापस आते हैं. डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन. 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स. इफ देयर एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन. हर एक कॉम्बिनेशन में कितने एस होने चाहिए? 4. बोर्ड पे देखो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है और इस कॉम्बिनेशन में एक कार्ड क्या होना चाहिए? एस कार्ड. तो बाकी के 4 कार्ड कैसे होने चाहिए? नॉर्मल. मुझे बताओ, क्वेश्चन ने बोला है 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना है, 5 कार्डों का कॉम्बिनेशन बनाना है, झुंड बनाना है. हर एक झुंड में कितना एस होना चाहिए? 4 एस होने चाहिए. सॉरी 4 कह रहा हूं, 1 एस होना चाहिए, है ना. हर 5 कार्ड के कॉम्बिनेशन में कितने एस होने चाहिए? 1 एस होना चाहिए. तो बताओ बाकी के 4 कार्ड दूसरे होने चाहिए, कुछ भी चलेगा. स्पेड चलेगा, डायमंड चलेगा, फेस कार्ड चलेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन एक क्या होना चाहिए? एस होना चाहिए. मतलब एक तो तुम्हें क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? एस. और बाकी के 4 कार्ड कोई से भी सेलेक्ट कर लो. कंडीशन किस पर थोपी है क्वेश्चन ने? कंडीशन थोपी है एस पर कि एक ही एज होना चाहिए, बाकी के 4 कुछ भी हो. बाकी के 4 कुछ भी हो. अब मुझे बताओ 52 कार्ड्स में टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं? जल्दी बोलो. तुम्हें याद है ना, एस कार्ड 4 होते हैं. किंग कितने होते हैं? 4. क्वीन कितनी होती है? 4. जैक कितने होते हैं? 4. एस कार्ड भी कितने होते हैं? 4. ठीक है, तो एस कार्ड 4 होते हैं. तो मुझे बताओ
एक एस चूज करना है चार में से, और बाकी के चार कार्ड किस में से चूज करने हैं फिर बताओ। 52 में से चार तो एस ही चले गए, कितने कार्ड्स बचे? 48 कार्ड्स। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, 2 नंबर में 3 नंबर में। देखो 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन निकालना था और क्वेश्चन ने बोला है इस कॉम्बिनेशन में एक एस का होना बहुत जरूरी है, एक एस चूज करना ही पड़ेगा। तो देखो अगर एक एस चूज करना पड़ेगा तो बाकी के चार कार्ड दूसरे चूज करने पड़ेंगे। बताओ एज होते कितने मेरे पास? टोटल एज होते हैं चार, तो चार में से चूज करना है एक, 4C1। बात समझ में आई? चार में से चूज करना है एक, 4C1। ठीक है, अब बाकी का देखो, इधर देखो बाकी के कार्ड कितने बचे भाई? 52 में से चार एस तो चले गए, क्योंकि एस थोड़ी ना चूज कर सकते हो, एस तो तुमने अलग से चूज कर लिया। अब कितने कार्ड बचे? अब तुम्हारे पास बचे 48 कार्ड बचे ना। देखो 52 के अंदर से एस कार्ड तो मैंने हटा ही दिए, क्यों हटाए? क्वेश्चन है क्यों हटाए। बताओ ये एस कार्ड तुमने अलग से चूज नहीं कर लिया, ये रहा एस कार्ड तुमने अलग से चूज कर रखा है इधर। तो बाकी के चार कार्ड के लिए कितने बचे हैं? 48 कार्ड्स। ये चार कार्ड तुम्हें किस में से चूज करने पड़ेंगे? 48 में से। तो क्या बनेगा? 48C4। बात समझ में आई ना? बताओ यही तो बनेगा फॉर्मूला, 48C4, और दोनों की कर देना मल्टीप्लाई। एक एस बोला था और एस कितने होते हैं? चार। बाकी के चार कार्ड कैसे चूज करूंगा? बाकी के 48 में से। तुम कहोगे 52 में से क्यों नहीं? 52 में से क्यों नहीं? 52 में से कैसे कर लोगे? चारों एस कार्ड तो तुमने पहले ही यहां पर सेलेक्ट कर लिए, चारों एस कार्ड तुमने पहले ही सेलेक्ट कर लिए, इसलिए अब प्रॉपर तरीके से इसको लिखना है। तो अब देखो लिखो वी हैव 4 एस कार्ड्स, है ना? हमारे पास कितने एस कार्ड्स होते हैं? चार। तो लिखो वी कैन सेलेक्ट 1 एस आउट ऑफ 4 एस। किस तरह से? 4C1, है ना? यही तो बनेगा भाई, 4C1 ही तो बनेगा। अब अगला लिखो, लिखो वी हैव, कितने कार्ड से रिमेनिंग रह गए देखो बोर्ड पे? चार एस कार्ड तो तुमने पहले ले लिए, 52 में से चार एस कार्ड पहले ले लिए, 48 बचे ना। तो लिखो वी हैव रिमेनिंग 48 कार्ड्स। मुझे बताओ जब तुमने उसमें से चार एस कार्ड पहले ही निकाल लिए हैं तो तुम्हारे पास रिमेनिंग कितने बचेंगे? 48 ही तो बचेंगे। चारों के चारों एस कार्ड तुम पहले ही निकाल कर बैठ गए हो अलग। अब तुम कितने में से चूज करोगे? 48 में से। और कितने कार्ड और चूज करने भाई? एक तो चूज कर ही लिया, चार और निकालने, 5 कार्ड का कॉम्बिनेशन बनाना था ना। एक एस कार्ड तो तुमने पहले चूज कर लिया है, चार और बचे हैं। तो लिखो वी कैन सेलेक्ट 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48 कार्ड्स। किस तरह से? 48 में से C4, है ना? 48 में से कितने कॉम्बिनेशन और निकालने हैं? चार चार के, और फिर दोनों का क्या कर देना है तुम्हें? मल्टीप्लाई। लिखो देयरफॉर टोटल कॉम्बिनेशंस, तो मैं मालूम है मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 4C1 48C4। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल मिसलेनियस में भी आएगा, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न। फर्क इतना है यहां पर इन्होंने क्या बोला था कि एक एस कार्ड होना चाहिए, लेकिन मिसलेनियस में बोला गया है कि एस कार्ड की बजाय क्या होना चाहिए? किंग होना चाहिए। मुझे बताओ किंग भी कितने होते हैं? चार ही तो होते। खैर चलो मैं वहीं पे बताऊंगा, अभी इसको रहने दो। हाँ मल्टीप्लाई करके इसका आंसर जरूर मैच करना।
सेवंथ देखते हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11? एक क्रिकेट टीम बनानी है 11 लोगों की, 11 प्लेयर्स की, फ्रॉम 17 प्लेयर्स। मेरे पास कितने प्लेयर है? 17 है। 17 में से कितने की टीम बनानी है? 11 की। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल। बोर्ड पे देखो, 17 प्लेयर में 5 प्लेयर ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं? बॉल कर सकते हैं। मतलब बॉलर कितने हैं? 5। भाई दो ही तो लोग होते हैं, एक तो होता है बैट्समैन, एक तो होता है हमारा बैट्समैन और एक होता है बॉलर। तो 5 तो बॉलर बताएं। बताओ मुझे 17 प्लेयर में अगर 5 बॉलर हैं, बोर्ड पे देखो, 17 प्लेयर में 5 प्लेयर ऐसे हैं जो क्या कर लेते हैं? बॉलिंग कर लेते हैं। तो बताओ बैट्समैन कितने हुए? बचे हुए बैट्समैन नहीं होंगे क्या? 17 में से 5 लोग क्या कर रहे हैं? बॉलर हैं। तो बाकी के 12 लोग क्या हैं? बाकी के 12 लोग हैं बैट्समैन। समझ रहे हो ना? मैंने सिर्फ बैट्स लिखा है, समझ जा रहा, बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं। आगे देखते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखो, जो 11 लोगों की टीम बनानी थी ना, उसके अंदर 4 क्या होने चाहिए? बॉलर होने चाहिए। क्वेश्चन ने बोला है, देखो, इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11, जो हमें 11 लोगों की टीम बनानी है, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, उसमें 4 बॉलर जरूर होने चाहिए। अब मुझे देखकर बताओ, अगर 11 लोगों की टीम में 4 बॉलर होने चाहिए तो बैट्समैन कितने होने चाहिए? 7 ना? बताओ कैसे पता चला? भाई 11 लोगों में 4 लोग अगर बॉलर होंगे तो बचे हुए लोग क्या होंगे? बैट्समैन ही होंगे। और क्या होंगे? दो ही तो होते हैं, या तो बैट्समैन होता है या फिर बॉलर होता है। जब तुम कह रहे हो कि 4 लोग बॉलर हैं 11 लोगों में, तो बाकी के 7 लोगों का क्या होना बहुत जरूरी है? बैट्समैन। बात समझ में आ रही है ना? अब मुझे बताओ, टीम बनानी है 11 लोगों की, 4 बॉलर होने चाहिए, टोटल बॉलर कितने? 5। 4 बॉलर चूज करने हैं 5 बॉलर में से। बोर्ड पे देखो, ये समझ में आ गई ना? ये टेबल समझ में आ गई ना? ये जो मैंने बनाई है, समझो क्वेश्चन हो गया। तुम नोट करने के लिए जो मैं बोर्ड पे समझाता हूं ना अलग से, बाद में चीजें फिर भूल जाते हो तुम घर पे जाके। टेस्ट की बारी जब आती है, पेपर की बारी जब आती है, जब तुम भूल जाते हो, तो जो चीजें मैं एडिशनली बोर्ड पर समझाता हूं तो बढ़िया रहेगा तुम लोग के लिए, तुम उसे भी नोट कर लिया करो। बाकी तुम्हारी मर्जी है। देखो, 17 प्लेयर में से 5 बॉलर 12 बैट्समैन, और टीम बनानी 11 लोगों की, 4 बॉलर और 7 बैट्समैन की। तो देखो, 4 बॉलर चूज करने, 5 बॉलर है मेरे पास, तो क्या बन गया? 5C4। अब इधर देखो, 7 बैट्समैन चूज करने, 12 बैट्समैन है मेरे पास, 12C7। बात बन गई ना? क्वेश्चन तो हो गया। अगर तुमने ये जो मैंने फिगर सी बोर्ड पर बना रखी, इस फिगर को तुम्हें समझ में आ गया, ये फिगर तुमने बहुत अच्छे से समझ ली, तो तुम्हारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब वो प्रॉपर अब नहीं लिखवा रहा मैं, स्टेटमेंट कितनी बार लिखवा दी, अब तक तो तुम्हें याद हो जानी चाहिए। अब तो तुम्हें याद हो गई होगी। वी हैव 5 बॉलर, वी कैन सेलेक्ट 4 बॉलर आउट ऑफ 5, 5C4, है ना? वी हैव 12 बैट्समैन, वी कैन सेलेक्ट 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 बैट्समैन। ठीक है, तो प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ इसको अभी के अभी वीडियो पोस्ट करके सॉल्व करके लिख लो। ऐसा ना हो कि मैं चेक करूं और नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे रजिस्टर में इसका सॉल्यूशन ना मिले, तो इसको जरूर कर लो। देखो, अगला क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा नहीं, केवल समझा रहा हूं क्योंकि वो बहुत आसान है। देखो, अ बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स। एक बैग है और उसके अंदर 5 तो ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं, है ना? डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। देखो, 2 ब्लैक निकालनी है और 3 रेड निकालनी है, निकाल लो भाई। देखो, 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है, 5C2, 6 लाल में से 3 लाल सेलेक्ट करनी है, 6C3, है ना? बन गया आंसर। लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट में लिख लो, अभी के अभी वीडियो पोस्ट करके मैं इन क्वेश्चन के आंसर्स को प्रॉपर स्टेटमेंट के साथ
क्लास में कभी भी चेक कर सकता हूं और मुझे इनका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। देखो बिल्कुल बच्चों वाली चीजें इसलिए मैं दे रहा हूं। और कितनी कितनी बार मैंने स्टेटमेंट लिखवा दी। अब तो तुम्हें सिंपल सी लाइन लिखनी है, वी हैव 5 ब्लैक, वी कैन सेलेक्ट 2 ब्लैक आउट ऑफ 5 ब्लैक, है ना। तो तुम्हें ये चीज करनी आनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि बहुत मुश्किल काम है, तुम लोग कर सकते हो, इसलिए मैं दे रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का ना, लास्ट है। इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। देखो उसको 5 कोर्स चूज करने, कितने कोर्स चूज करने, 5, 9 कोर्स अवेलेबल। बताओ कितनी आसान चीज हो गई। उसके पास टोटल कोर्स कितने हैं, 9, चूज कितने करने हैं, 5। आगे देखते हैं। एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। बहुत ही बढ़िया, कंपलसरी वर्ड पर अंडरलाइन कर लो। देखो कई बार ऐसा नहीं होता, तुम्हें स्कूल में कह दिया जाता है देखो ये सब्जेक्ट तो तुम्हारा कंपलसरी है। कंपलसरी का मतलब क्या होता है, कंपलसरी को क्या हम चूज करते हैं, नहीं, कंपलसरी तो कंपलसरी ही होता है, लेना ही लेना है, उसमें तुम सिलेक्शन नहीं कर सकते, उसमें तुम चूजिंग नहीं कर सकते। कंपलसरी का मतलब होता है वो तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो देखो यहां पर लिखा हुआ है 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी, 2 कोर्सेज तो कंपलसरी है। मुझे बताओ तुम्हें कितने सेलेक्ट करने थे, 5 कोर्स, 5 कोर्स सेलेक्ट करने थे। 5 में से तुम्हारे 2 कोर्स कैसे थे, कंपलसरी थे। बताओ कंपलसरी कोर्सेज को क्या सेलेक्ट किया जाता है, नहीं। कंपलसरी का मतलब होता है टीचर ने बोल दिया चुपचाप से ले लो, उसमें तुम सिलेक्शन नहीं कर सकते, उसके अंदर तुम चूज नहीं कर सकते। कितने चूज कर पाओगे अब तुम, मुझे बताओ। 5 कोर्स में से 2 कोर्स पर तो टीचर ने कंडीशन लगा दी कि देखो भाई मैथ्स और इंग्लिश ये वाले 2 कोर्स तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, मैथ्स और इंग्लिश ये 2 कोर्स तो तुम्हें लेने ही पड़ेंगे, बाकी 3 तुम सेलेक्ट कर लो कोई से भी। तो तुम्हें सेलेक्ट कितने करने पड़ेंगे अब, 3। 2 तो टीचर ने फिक्स कर दिए, 2 तो टीचर ने फिक्स कर ही दिए, तुम्हें कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 3। अब मुझे बताओ ये जो 2 फिक्स करें ये इन्हीं में से तो फिक्स करे होंगे 9 कोर्सेज में से, ये कुछ हटकर। अब सेलेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास कितने कोर्स अवेलेबल बचे हुए हैं, 7। समझ रहे हो ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है कि 2 तो चलो कोर्स फिक्स है, 2 सेलेक्ट अब नहीं करने, अब 3 सेलेक्ट करने। वो क्या करते हैं, वो ये 3 कोर्स भी पता है किस में से सेलेक्ट कर लेते हैं, 9 में से। ऐसा कर देते हैं, गलत हो जाएगा, नहीं। ये जो 2 कोर्स हैं बताओ ये 2 कोर्स भी कहां से आएंगे, ये 2 कोर्स भी इन 9 से ही आएंगे। तो 9 में से 2 कोर्स तो चले गए, 9 में से तुमने 2 कोर्स तो पहले ही टीचर के कहने पर ले लिए। टीचर ने बोला ये ले लो और वो ले लो, और तुमने ये और वो दोनों ले लिए। अब तुम्हारे पास सिलेक्शन करने के लिए कितने कोर्स बचे हुए हैं, 7। तुम्हें चूज करना है इन 7 में से 3, है ना। तो इसकी स्टेटमेंट में देखो आंसर तो बन चुका है, 7 में से चूज करने, अब तुम्हें 3 समझ में आ गई ना बात, क्यों। देखो फिर से समझो, क्वेश्चन ने हमें बोल रखा है कि 2 कोर्स तो कंपलसरी है, तो 5 में से 2 तो भाई कंपलसरी है, तो चूज कितने करोगे, 3। और ये 2 कोर्स भी कहां से लिए जाएंगे, टोटल में से ही तो लिए जाएंगे। तो तुम्हारे पास कितने कोर्स अवेलेबल रह गए, 7 कोर्स। अब तुम सिर्फ किस में से सेलेक्ट करोगे, 7 में से। तो आंसर तो देखो बन ही गया, लेकिन अब प्रॉपर स्टेटमेंट में लिखना है। लिखो सिंस 2 कोर्सेज आर कंपलसरी, है ना, क्योंकि 2 कोर्सेज क्या है, कंपलसरी है। लिखो सो वी कैन सेलेक्ट ओनली 3 कोर्सेज। अब हम सिर्फ कितने सेलेक्ट कर सकते हैं, 3 कोर्सेज आउट ऑफ, लिखो आउट ऑफ रिमेनिंग, कितने कोर्स बचे रिमेनिंग, आउट ऑफ रिमेनिंग 7 कोर्सेज, है ना। भाई 9 में से तुमने 2 कोर्स तो पहले ही ले लिए, टीचर ने बोला ले लो, तुमने फटाफट ले लिए, भाई तुमसे रहा नहीं गया। तो तुम्हें 7 में से वो 3 सेलेक्ट करने हैं, तो ये बनेगा 7C3, है ना। देयरफॉर
रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशंस। इसका फैक्टोरियल सॉल्व कर देना, मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला बना देता हूं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल, 7 में से 3 गए, 4 का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल। तो तुमने दोनों को सॉल्व कर आके उसका भी फॉर्मूला बना दिया, और इसकी कैलकुलेशन को जरूर चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा।